Hi students, this is Malika Vaid from Medacademy. This is part 3 of digestion and absorption जो हमने part 2 और part 1 पहले करे हैं. अगर आपने नहीं देखी वो वीडियोस so please just go and check it out because वो दो वीडियोस बहुत important है for this chapter. अगर नहीं समझ में आएगा then there will be a problem to understand this part. सो इनमें इस पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस. हमने जैसे लास्ट पार्ट में सारे एंजाइम्स पढ़े थे जितने भी पार्ट लेते हैं स्टमक में एज वेल एज इन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ा था? दैट बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूसेस आर प्रेजेंट विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ ऑल द फूड विच इज प्रेजेंट. स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता था और इसमें क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हर फूड का डाइजेशन इसमें होगा, राइट. तो कुछ बोल सकते हैं कुछ रिएक्शंस हैं दैट यू नीड टू मेमोराइज इट बिकॉज नीट पॉइंट ऑफ व्यू में अगर देखा जाए तो आ जाते हैं कि कौन सा एंजाइम किस पार्ट में हेल्प करता है ये सब चीज़ें करने में. तो बहुत ज़रूरी है कुछ रिएक्शंस याद करने के लिए जो होती स्मॉल इंटेस्टाइन में है, किस एंजाइम्स के थ्रू होती हैं, दैट यू नीड टू नो, राइट. ओके, तो हमने पढ़ा लास्ट पार्ट में दैट ट्रिप्सिनोजन इज प्रेजेंट एज अ इनएक्टिव फॉर्म एंड इट्स गेट एक्टिवेटेड इनटू ट्रिप्सिन बाय व्हाट? किसके एंजाइम के थ्रू? कौन सा एंजाइम ऐसा प्रेजेंट था जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता था? और वो एंजाइम कहाँ से निकलता था? वो एंजाइम निकलता था सब म्यूकोसल ग्लैंड में से. और क्या नाम था उस एंजाइम का? क्या नाम था उस एंजाइम का? उस एंजाइम का नाम था एंटेरोकाइनेज. उस एंजाइम का नाम था एंटेरोकाइनेज जो क्या करता था? ट्रिप्सिनोजन को नोजन, मैंने लास्ट टाइम बताया था नोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ट्रिप्सिन में. तो कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं. तो ट्रिप्सिन क्या करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडाइज को कार्बोक्सीपेप्टिडाइज में कन्वर्ट करेगा. दैट आई हैव डिस्कस्ड. अब कुछ रिएक्शंस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगी. फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स, प्रोटीएसेस, पेप्टोन्स, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इनटू अमाइनो एसिड. जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो सारे स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है. और इनमें एंजाइम्स कौन से थे? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेसेस, ये सारे कन्वर्ट हो जाएंगे. स्टार्च दैट इज अ पॉलीसेकेराइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू डायासेकेराइड. और कौन से एंजाइम के थ्रू? एमाइलेज. सिमिलरली फैट्स और न्यूक्लिक एसिड ये भी डाइजेस्ट होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में. फैट्स होंगे डाइग्लिसराइड्स में, फिर डाइग्लिसराइड्स आगे मोनोग्लिसराइड्स में होंगे, और न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट होंगे न्यूक्लियोटाइड में, फिर न्यूक्लियोसाइड में. फैट्स लाइपेजेस के थ्रू कन्वर्ट होते हैं. लाइपेजेस फैट्स पैक करते हैं, देन इट गेट कन्वर्टेड इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स. और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिएजेस के थ्रू न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होते हैं. दीज आर द रिएक्शंस विच यू नीड टू नो. न्यूक्लिक एसिड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड फिर आगे न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. किसके थ्रू? न्यूक्लियसिस के थ्रू. ये तो मेन रिएक्शंस थी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं, राइट. मेन याद रखना है कि अगर ये याद नहीं होगा ना तो बहुत दिक्कत होगी. तो ये याद रखना है कि ट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज में, जब एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है यार, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है जो क्या करेगा? एक्टिव करेगा ट्रिप्सिन को. तो ट्रिप्सिन बेसिकली क्या करेगा? ट्रिप्सिन प्रोटीन्स पर काम करेगा और फिर वो स्मॉलर और भी जितने भी अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वाई? क्यों अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा? क्यों कोई और फॉर्म में प्रोटीन्स कन्वर्ट नहीं होते? क्यों अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं? सोचिए क्यों ज़रूरी है कि अमाइनो एसिड्स में ही कन्वर्ट हो? द रीज़न इज वाई? बिकॉज अमाइनो एसिड्स आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन्स. अमाइनो एसिड्स की ही वजह से प्रोटीन्स बनते हैं, राइट. और कुछ और रिएक्शंस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो नहीं, मतलब म्यूकोसल एपिथेलियल में होती हैं रिएक्शंस. ये कुछ अलग जगह पर होती हैं. कुछ रिएक्शंस हैं जो फूड को और भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं, जैसे ओके
जैसे इसमें हो गई डायपेप्टाइड्स, आगे जो अमाइनो डायपेप्टाइड्स और ज़्यादा अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होंगे, देन माल्टोज विल गेट कन्वर्टेड इनटू माल्टेस एंड ग्लूकोज। ये सारे डायसैकेराइड्स हैं। जो स्टार्च डायसैकेराइड्स को कन्वर्ट कर रहे थे ना, तो ये क्या करेंगे, डायसैकेराइड्स है, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सब डायसैकेराइड्स हैं जो आगे और मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फ्रक्टोज किस में हो जाएगा, ग्लूकोज, सॉरी लैक्टोज है इसमें, फ्रक्टोज की जगह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, और ये सुक्रोज। तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। सुक्रोज किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट होंगे। फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज इज अ मोनोसैकेराइड। तो ये सारे डायसैकेराइड्स थे जिसे स्टार्च जब काम करता है, स्टार्च ब्रेक डाउन करेगा, स्टार्च इज अ पॉलीसैकेराइड। अभी हमने जस्ट देखा जो म्यूकोसल एपिथेलियल में जो रिएक्शंस थी, स्टार्च वॉज पॉलीसैकेराइड, तो एमाइलेज काम करता है स्टार्च पे और वो पॉलीसैकेराइड्स में बनता है। पॉलीसैकेराइड आगे डायसैकेराइड में बनता है, तो डायसैकेराइड आगे मोनोसैकेराइड में बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, एंजाइम माल्टेज होता है। माल्टेज एंजाइम होगा तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। लैक्टोज है तो एंजाइम क्या होगा, लैक्टेज होगा। सुक्रोज है तो एंजाइम क्या होगा, सुक्रेज होगा। तो ये सारे एंजाइम होंगे जो कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब जो हमने पढ़ा था, डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स को कन्वर्ट कर रहे थे और वो आगे फैटी एसिड्स में बनेंगे। डाइग्लिसराइड्स मोनोग्लिसराइड्स जो बन रहे थे, जैसे फैट्स थी, डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में हुआ तो आगे फैटी एसिड्स में बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइपेजेस ही। लाइपेज ही है जो फैट्स में काम करता है, कोई एंजाइम नहीं है। आगे जो था न्यूक्लियोटाइड बना था, न्यूक्लियोटाइड आगे न्यूक्लियोसाइड में बन रहा था, फिर न्यूक्लियोसाइड आगे शुगर एंड बेसिस में बनेगा। जैसे हमने उसमें देखा न्यूक्लिक एसिड था वो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बन रहा था। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड में बनेगा, साइड किसके थ्रू, न्यूक्लियोटाइडेसिस के थ्रू, और न्यूक्लियोसाइड आगे शुगर प्लस बेस जो पूरा मेन स्ट्रक्चर है डीएनए का वो बनेगा किसके थ्रू, न्यूक्लियोसाइडेसिस के थ्रू। ओके, तो ये थोड़ी रिएक्शंस हैं, याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी ये जो मेन काम था एब्जॉर्प्शन का, डाइजेशन का जो काम है वो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, और ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जो मेजर काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो यही होता है कि बड़े बड़े पार्टिकल्स को वी नीड टू ब्रेक इट डाउन इन अ स्मॉलर पार्टिकल्स, राइट। तो अब काम आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे खत्म, अब आएगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बस यही काम है कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है जो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, राइट, जितना भी वेस्ट मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाया वो सारा का सारा रेक्टम में पास करना। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो लार्ज इंटेस्टाइन करता है, बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या करेगा लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। वाटर एब्जॉर्ब करेगा और जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है भाई और एब्जॉर्ब अब नहीं हो सकता वो सारा का सारा रेक्टम में पास करेगा, ठीक है। और क्योंकि अब वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है ना, वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो ऐसे डायरेक्टली तो पास ऑन नहीं करेगा ना फूड, क्योंकि मे बी वॉल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन की उस पर स्टिक ऑन भी हो सकता है, येस, बिकॉज दे कैन एडहर ऑन टू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल और द लार्ज इंटेस्टाइन इफ ऑल द वाटर गेट एब्जॉर्ब्ड। तो क्या तरीका है जिससे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड जो है वो स्टिक ना हो, डायरेक्टली पास होना चाहिए। एक तरीका होता है लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रीट करेगा। म्यूकस से क्या होगा, उस फूड में लुब्रिकेशन आएगी, लुब्रिकेशन की वजह से फूड इजीली एडहर हो सकेगा और वो डायरेक्ट रेक्टम में मूव कर पाएगा। दैट इज द रीजन, दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। फर्स्ट वॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा, और सेकेंड क्या होगा, म्यूकस सिक्रीट करेगा ताकि वो लुब्रिकेट फूड को लुब्रिकेशन दे सके और वॉल्स पे एडहर ना होके डायरेक्टली रेक्टम में जा सके, देन रेक्टम से एनस में जाएगा।
और लार्ज इंटेस्टाइन में, रेक्टम में जब फूड जाएगा तो कुछ टाइम तक स्टोर रहेगा। कब तक स्टोर रहेगा? जब तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम से भाई कोई सिग्नल ना आ जाए कि अब रेक्टम से जो वेस्ट है वो आगे एनस में पास करना है। तब सिग्नल आएगा तो रेक्टम से पास होगा। तब तक अगर सिग्नल नहीं आ रहा तो रेक्टम में वो स्टोर रहेगा, कुछ नहीं होगा उसमें। फाइन, तो दिस वाज द डाइजेशन। हमने अब पूरी डाइजेशन पढ़ ली है, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ अप टू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। नेक्स्ट कमिंग टू एब्जॉर्प्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? आई जस्ट टोल्ड यू वेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ पर होती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजर पार्ट वेयर द एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इज स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या होता है भाई? अब जब फूड है, विलाय होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। यू ऑल नो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाय में फूड क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। जब फूड सारा यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, फूड सारा बन गया, तो विलाय में फूड एब्जॉर्ब होगा और वो सारा का सारा ब्लड में, लिम्फ वेसल्स में, जिसे लैक्टियल भी बोलते हैं, वो सारा पास ऑन हो जाएगा। दिस इज हाउ द एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस। तो बात करते हैं, 3 टाइप के मूवमेंट होंगी। फर्स्ट इज पैसिव मूवमेंट, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसे बोलेंगे। सेकेंड इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट and another is active transport. फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब, पैसिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली अगर हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इजीली मूव कर सकता है। सोडियम, थोड़े मोनोसैकेराइड्स हो गए, क्लोराइड आयंस जितने भी हो गए, वो सब डायरेक्टली पास ऑन हो जाएंगे। फैसिलिटेटेड का मतलब हुआ दे नीड, व्हाट इज फैसिलिटेटेड मूवमेंट? क्या मतलब होता है फैसिलिटेटेड मूवमेंट का? पढ़ा हुआ है, मे बी अगर नहीं पढ़ा हुआ होगा। फैसिलिटेटेड मूवमेंट का मतलब होता है दे नीड अ कैरियर प्रोटीन जो क्या कर सके, उस मॉलिक्यूल को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सके। मतलब अगर सपोज अमाइनो एसिड्स हैं, वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो अमाइनो एसिड्स, कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स, कैरियर का मतलब ही यही है ना कि एक जगह से दूसरी जगह कैरियर करना, ट्रांसपोर्ट करना किसी चीज़ को। तो अमाइनो एसिड, कैरियर प्रोटीन क्या करेगा? अमाइनो एसिड्स को उठाएगा और दूसरी जगह पर, मतलब ब्लड में भेज देगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। क्या काम करता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट? मतलब किस के थ्रू काम करता है? आई वुड रादर से दैट किसके थ्रू काम करता है? इट वर्क्स विथ कैरियर प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू एक्टिव। एक्टिव मीन्स एनर्जी चाहिए, पंप लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन में पहुंचाने के लिए इट नीड्स एनर्जी, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये तो डायरेक्टली भाई जितने भी हमने मॉलिक्यूल्स पढ़े, जितने भी ब्रेक डाउन हो रहे हैं, अमाइनो एसिड्स, स्टार्च, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सब के सब इन्हीं थ्रू, किसी के थ्रू पास ऑन हो सकते हैं। एक चीज़ जो है जो डायरेक्टली इनमें से पास ऑन नहीं होगी, एक चीज़ है जो नहीं पास ऑन हो सकती है इनमें से, दैट इज फैट। फैट इतनी इजीली पास ऑन नहीं होंगे बिकॉज थोड़े हैं कि भाई वो ऐसे नहीं पास ऑन होंगे वाटर में, क्योंकि एब्जॉर्बेबल नहीं है फैट्स, राइट, हाइड्रोफोबिक हैं फैट्स, बिल्कुल। तो कैसे पास ऑन हो सकते हैं फैट्स? पहले तो एक कोट बना लेंगे, दैट इज मिसल। मिसल एक कोट बनाएंगे, फिर उसके बाद मिसल्स बनाने के बाद वो आगे बनाएंगे प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। मतलब बाहर की जो लाइनिंग है वो किस चीज़ की बनी है? प्रोटीन की बनी है। और ये क्या है? फैट ग्लोब्यूल है। इसे बोलते हैं काइलोमाइक्रोन, दैट इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। तो पहले ये मिसल बना, फिर ये काइलोमाइक्रोन बना, और उसके बाद क्योंकि प्रोटीन कोट हो गया ना, डायरेक्टली नहीं पास ऑन हो रहा है, फैट के अराउंड, फैट ग्लोब्यूल के अराउंड या फैट ड्रॉपलेट के अराउंड क्या हो गया? एक प्रोटीन कोटिंग हो गई, दैट्स व्हाई द नेम इज कॉल्ड एज काइलोमाइक्रोन। इसके बाद ये अब जाएगा लैक्टियल में। व्हाट इज लैक्टियल? लैक्टियल इज ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स। उसके बाद ये जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, अपना नॉर्मल जो फंक्शन है वो करेगा, ब्लड स्ट्रीम में चला गया, आगे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, दिस वॉज अबाउट डाइजेशन। आई कवर्ड डाइजेशन, आई होप समझ आया होगा। देन नेक्स्ट वी कवर्ड एब्जॉर्प्शन। थर्ड इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब ये जितना फूड है हमने खा लिया,
जितना खाना था हमने खा लिया। अब क्या होगा? हमने फूड भी एब्जॉर्ब्ड फूड, भाई हमने लिया, खाया, सब कुछ हमारी बॉडी ने किया, इंजेशन हुई, देन डाइजेशन हुई, ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी हो गई। अब व्हाट नाउ नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन? तो अब होगा एसिमिलेशन, मतलब जितना भी फूड था टिश्यूज उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। जितना भी ये प्रोटीन्स, फैट, लिपिड, जितना भी अब चला गया, ये सब अब टिश्यूज एब्जॉर्ब करेंगे ताकि वो अपना रिस्पेक्टेड फंक्शन दिखा सके। दैट इज कॉल्ड, आई वुड रादर से दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है डेफिकेशन। डेफिकेशन का मतलब वेस्ट प्रोडक्ट विल पास फ्रॉम रेक्टम टू एनस through mass peristaltic movement is called as defecation. Fine. अब कुछ डिसऑर्डर्स भी होते हैं, क्योंकि हर चीज़ वी नो दैट ईच एंड एवरीथिंग इज़ नॉट परफेक्ट, तो कुछ डिसऑर्डर्स भी होंगे इसमें, कुछ प्रॉब्लम्स डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होंगी। कभी कभार ऐसा होता है कि वी फेल इल। क्यों होता है, क्या दिक्कत आती है बॉडी के अंदर ताकि हम बीमार पड़ जाते हैं? तो हम अब पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, सो वी विल कम टू डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर है जॉन्डिस। जॉन्डिस मतलब व्हाट, क्या मतलब होता है जॉन्डिस? जॉन्डिस पढ़ा होगा, फेमिलियर वर्ड है, इसे जॉन्डिस हो गया। मतलब देखा है ना, येलोइश स्किन हो जाती है, आईज का जो कॉर्निया का पोर्शन है दैट बिकम्स येलो, राइट। आई का पोर्शन येलो हो जाता है। क्यों होता है? बाइल की डिपोजिशन से। बाइल की डिपोजिशन हो जाती है, बाइल पिगमेंट्स की, बाइलोवर्डिन, बाइलोर्यूबिन दैट वी स्टडीड। बाइल की डिपोजिशन हो जाएगी तभी ये येलोइश कलर आएगा जॉन्डिस में, ओके। नेक्स्ट कमिंग टू डायरिया। डायरिया में क्या होता है? लिक्विडेटेड फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा होगा, राइट। एब्जॉर्प्शन क्या होगी? फूड की कम हो जाएगी। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर फूड एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो उतना ही फीकल डिस्चार्ज क्या होगा, लिक्विड हो जाएगा, प्लस जो पूरा का पूरा बाउल मूवमेंट है वो सब खराब हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न। वॉमिटिंग, ये भी एक डिसऑर्डर है। माउथ से सारा फूड इजेक्ट करना, बाहर निकालना। ये ब्रेन में सिग्नल्स होते हैं, जो ब्रेन से सिग्नल्स आते हैं कि अब जो फूड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। मेडुला सेंटर में, ब्रेन के रीजन में ये ऐसे सिग्नल्स आते हैं कि अब फूड बाहर इजेक्ट होगा। दैट इज़ द रीज़न। नेक्स्ट कमिंग टू कॉन्स्टिपेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो रेक्टम में ही रह गया। मैंने बताया ना, रेक्टम में आके सिग्नल्स मिलते हैं ब्रेन से एनस में जाने के लिए वेस्ट। तो अब क्या हुआ है, इसमें सिग्नल्स नहीं मिले, रेक्टम में रह गया, ठीक है, बाउल मूवमेंट खराब हो गई। द नेक्स्ट कमिंग टू इनडाइजेशन। प्रॉपरली फूड हम ले रहे हैं, प्रॉपर खा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं बॉडी में कि फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, इरेगुलर पैटर्न हमारा जो लाइफस्टाइल है, वी यूज टू स्लीप लेट एट नाइट एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, नॉट डूइंग एक्सरसाइज इन अ सॉर्ट ऑफ थिंग, उसकी वजह से भी इंडाइजेशन होती है। बच्चों को या लोगों को समझ नहीं आता व्हाई दिस अकर, क्यों उनका जो खाना है प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द बोवल मूवमेंट। प्रॉब्लम है उनके बोवल मूवमेंट में, तभी ये दिक्कतें आती हैं, राइट। फूड इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब प्रॉपरली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट इश्यूज। लाइफस्टाइल इज द मेजर फैक्टर। जितनी भी ये दिक्कतें हैं लाइफस्टाइल की वजह से भी होती हैं कि प्रॉपर लाइफस्टाइल आप नहीं अपना कर पा रहे हो, ये प्रॉब्लम्स होंगी, ओके। सो आई जस्ट कवर्ड ऑल द टॉपिक ऑफ this chapter, digestion and absorption. If you have any problem regarding this chapter, please write in the comment section below कि क्या दिक्कत है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, किस में डाउट है, प्लीज़ write in the comment section. And please hit a like button if you like this video. अगर आपको लगा कि कुछ benefit मिला इस वीडियो से, please hit a like button and subscribe to the channel Med Academy for more upcoming videos.
related to NEET exam for biology, chemistry as well as physics, and the related course, the material which we will provide you, please subscribe the channel. Thank you very much.